हेलो दोस्तों, मैं हूं आयुष और स्वागत है आपका रीकैप अड्डा में। तो आज हम कवर करेंगे एमसीयू की फर्स्ट मूवी आयरन मैन को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है अफगानिस्तान की एक जगह से जहां पर यूएस आर्मी होती है और वो इंतजार कर रही होती है एक आर्म्स डीलर का। और फिर एंट्री होती है टोनी स्टार्क की। टोनी स्टार्क एक जीनियस और रिच बंदा है और वो यूएस आर्मी के पास आता है जहां पर एक मिसाइल का टेस्ट होता है जिसका नाम जेरिको होता है। और वो मिसाइल बनाई होती है टोनी स्टार्क ने। और वो मिसाइल ऐसी मिसाइल होती है जो कि किसी भी देश को तबाह कर सकती है। और फिर डील करने के बाद टोनी गाड़ी में बैठकर कुछ सैनिकों के साथ वापस घर जा रहा होता है, लेकिन तभी कुछ आतंकी वहां पर हमला करते हैं और सभी सैनिकों को मार देते हैं। और टोनी अपनी जान बचाने के लिए गाड़ी से बाहर भागता है, लेकिन उसके पास उसी की कंपनी यानी कि स्टार्क कंपनी की मिसाइल आकर गिर जाती है। और टोनी उससे बचने की कोशिश करता है, लेकिन वो मिसाइल फट जाती है और टोनी काफी घायल हो जाता है। फिर हमें कहानी में 36 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है और वहां पर टोनी को नॉमिनेट किया जाता है आर्म्स डीलर ऑफ द ईयर के लिए। और टोनी के डैड होवर्ड स्टार्क ने अपने एक दोस्त ओबाडिया स्टेन के साथ अपनी स्टार्क कंपनी शुरू की थी, जहां पर वो आर्म्स डीलिंग और काफी नए नए आविष्कार करते थे जनता की भलाई के लिए। और टोनी के वहां पर मौजूद ना होने पर स्टेन टोनी का अवार्ड ले लेता है और वहां हम जेम्स रोड्स को भी देखते हैं। फिर हम देखते हैं टोनी स्टार्क को और वो एक कसिनो में जुआ खेल रहा होता है और वहां पर जेम्स आकर टोनी को उसका अवार्ड देता है, लेकिन टोनी वो अवार्ड नहीं लेता और कहता है कि मेरे पास इन्हें रखने के लिए कोई जगह नहीं है। फिर वहां पर एक रिपोर्टर क्रिस्टिन एवरहट आती है और टोनी का इंटरव्यू लेने की कोशिश करती है और कहती है कि ये जो आप बिजनेस करते हैं हथियारों का, ये सही नहीं है। तो टोनी कहता है कि एक ना एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब वर्ल्ड वॉर छिड़ जाएगी और अगर हमारे पास हथियार ही नहीं होंगे तो हम अपने लोगों की मदद कैसे करेंगे। और ऐसे ही उन दोनों के बीच में और कुछ बातें होती है और टोनी उस रिपोर्टर को अपने साथ अपने घर ले जाता है। और जब टोनी की नींद खुलती है तो उसकी पर्सनल असिस्टेंट पेपर पोट्स वहां पर आती है और बताती है कि सर, आज आपकी एक बड़ी डील है अफगानिस्तान में और आपका पर्सनल जेट आपका इंतजार कर रहा है। और जब टोनी प्लेन के पास पहुंचता है तो वहां पर जेम्स भी मौजूद होता है और वो दोनों अफगानिस्तान की डील के लिए निकल जाते हैं। फिर हमें प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है और टोनी की हालत बहुत ही खराब होती है और साथ ही उसके सीने से कुछ तार जुड़े होते हैं जो कि एक बैटरी से लगे होते हैं और अब वो बैटरी ही टोनी के शरीर को जिंदा रख रही होती है। फिर टोनी हैरानी से उठता है और पास ही खड़े एक आदमी जिसका नाम येंसेन होता है उससे पूछता है कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या था। तो येंसेन बताता है कि एक विस्फोट के दौरान तुम्हारी बॉडी में बहुत सारे छर्रे घुस गए थे और उन छर्रों को निकाल पाना काफी मुश्किल था, इसलिए मैंने एक बैटरी के साथ में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड तैयार की जो कि उन छर्रों को तुम्हारे दिल के करीब जाने से रोकने में मदद करेगी और इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को अगर निकाला जाएगा तो तुम मर जाओगे। फिर वहां पर उन आतंकवादियों के सरदार की एंट्री होती है और वो टोनी से कहता है कि हमने तुम्हें बंदी बना लिया है और हम तुम्हें जब ही जाने देंगे जब तुम हमें जेरिको मिसाइल बनाकर दोगे, क्योंकि हमें वो जेरिको मिसाइल चाहिए यूएस पे हमला करने के लिए। लेकिन टोनी उन्हें मना कर देता है और कहता है कि मैं तुम जैसे आतंकवादियों के लिए जेरिको मिसाइल नहीं बनाऊंगा। तो आतंकियों का सरदार टोनी को बाहर लेकर जाता है और दिखाता है कि हमारे पास तुम्हारी कंपनी के बनाए गए सारे हथियार हैं, जिन हथियारों को तुम यूएस आर्मी और बाकी लोगों को बेचते हो वो सभी आकर हमें ये हथियार काफी महंगे दामों में बेचकर जाते हैं और अब हमें जेरिको मिसाइल चाहिए और अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो हमें उस जेरिको मिसाइल का दूसरा नमूना बनाकर दिखाओ, तभी हम तुम्हें यहाँ से जाने देंगे। फिर टोनी वापस से गुफा में आ जाता है और येंसेन से बात करने लगता है कि क्या तुम्हें यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता पता है। तो येंसेन बताता है कि ये एक पहाड़ी इलाका है और यहाँ से तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता और जेम्स भी आर्मी के साथ अगर तुम्हें ढूंढेगा तो भी वो तुम्हें यहाँ से नहीं बचा सकते, क्योंकि ये जगह बहुत ही छुपी हुई है और इसका नेतृत्व कर रहे हैं 10 रिंग्स। फिर येंसेन और टोनी अपनी अपनी फैमिली के बारे में बात करने लगते हैं और टोनी कहता है कि मुझे जितनी जल्दी हो सके यहाँ से बाहर निकलना है। तो येंसेन टोनी को एक आइडिया देता है कि अगर हम एक ऐसा सूट बना ले जिस पर गोलियों का असर नहीं होता तो उस सूट की मदद से हम यहाँ से बाहर निकल पाएंगे और अपने परिवार से वापस मिल पाएंगे। फिर वो दोनों सूट पर काम करना शुरू कर देते हैं। फिर टोनी वहां पर मौजूद सभी मिसाइल्स में से पैलेडियम नाम का एलिमेंट निकालता है जो कि बहुत ही खास होता है
है आर्क रिएक्टर को पावर देने के लिए। आर्क रिएक्टर एक ऐसी चीज होती है जो कि किसी भी मशीन को बहुत ही वक्त तक पावर देने का काम करती है, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टोनी के सीने में लगी है वो बैटरी से चलती है और वो ज्यादा वक्त तक पावर सप्लाई नहीं कर सकती। इसलिए टोनी आर्क रिएक्टर बनाने में जुट जाता है, और जब टोनी सभी मिसाइल्स को खोलता है तो उनमें से उसे 1.5 ग्राम पैलेडियम मिलता है, और टोनी को आर्क रिएक्टर बनाने के लिए 1.6 ग्राम पैलेडियम की जरूरत होती है। तो येनसेन आतंकियों के सरदार के पास जाता है और कहता है कि हमें और भी कुछ सामान की जरूरत है मिसाइल बनाने के लिए। तो सरदार उन्हें वो सब सामान लाकर दे देता है, और फिर टोनी फाइनली आर्क रिएक्टर बना लेता है। और इस बात का पता आतंकियों को भी चलते रहता है, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आता कि ये लोग क्या बना रहे हैं। फिर टोनी येनसेन को एक सूट का ब्लूप्रिंट दिखाता है और कहता है कि हमारा मकसद इस सूट को पावर देना ही है, और फिर वो उस पूरे सूट को बना लेते हैं। लेकिन इस बात का पता आतंकियों को चल जाता है, और जब वो टोनी को रोकने के लिए आगे बढ़ते हैं तो येनसेन उन आतंकियों को रोकने के लिए आगे चला जाता है, ताकि टोनी को भी उसके सूट की फुल पावर करने के लिए थोड़ा वक्त मिल जाए। और इसी बीच येनसेन को आतंकी गोली मारकर घायल कर देते हैं, और इस बात से टोनी को बहुत बुरा लगता है और गुस्सा आता है, और टोनी सभी आतंकियों को मारते हुए उस गुफा के बाहर हो जाता है, और बाहर जो हथियार पड़े होते हैं स्टार्क इंडस्ट्री के, उन सभी को जलाकर वहां से निकल जाता है और एक रेगिस्तान में आकर गिर जाता है। और टोनी का सूट जिसे उसने मार्क 1 नाम दिया था वो टूट जाता है, और वहां से वो आगे बढ़ने लगता है। फिर जेम्स की टीम टोनी को वहां से रेस्क्यू करके कैलिफोर्निया में पहुंचा देती है, और मालिबू पहुंचते ही टोनी अपने बॉडीगार्ड हैप्पी होगन से कहता है कि फटाफट एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलवाओ, और हैप्पी प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज करवा देता है। और जब टोनी वहां पर आता है तो स्टेन उसका स्वागत करता है, और फिर मीडिया वाले टोनी से अफगानिस्तान में क्या हुआ ये पूछने लगते हैं, और टोनी बताता है कि अफगानिस्तान में आतंकियों ने उस पर हमला किया था, और वो भी उसी की कंपनी के बनाए हुए हथियारों से। और टोनी स्टार्क सभी को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलता है कि अब मैं अपनी इंडस्ट्री में जो भी आर्म्स डीलिंग के काम होते हैं उन्हें बंद करने वाला हूँ। अब स्टार्क कंपनी में कोई भी हथियार नहीं बनाए जाएंगे। और ये बात सुनकर स्टेन वहां पर बीच में आ जाता है और कहता है कि अफगानिस्तान में अटैक की वजह से टोनी थोड़ा शॉक में है और ऐसी बातें कर रहा है, मैं टोनी के साथ बात करके आपको बताऊंगा। और फिर स्टेन पूछता है कि अफगानिस्तान में क्या हुआ था और तुम वहां से बचकर कैसे निकले। तो टोनी कहता है कि मुझ पर आतंकियों ने हमला किया था और मुझे कैद करके जेरी को मिसाइल बनाने के लिए बोला था, लेकिन मैं वहां से आयरन सूट बनाकर भाग निकला, और उस सूट को एनर्जी देने के लिए मैंने एक आर्क रिएक्टर भी बनाया। फिर टोनी स्टेन को अपना आर्क रिएक्टर दिखाता है और स्टेन कहता है कि ये तो बहुत ही शानदार खोज है, हमें इससे पूरी दुनिया के सामने लेकर आना चाहिए। लेकिन टोनी ऐसा करने से मना कर देता है और वहां से चला जाता है। और क्योंकि टोनी एक जीनियस और रिच आदमी है तो वो अपने आर्क रिएक्टर को इम्प्रूव करता है और एक नया आर्क रिएक्टर बनाता है, और नए आर्क रिएक्टर को अपनी बॉडी में फिट करने के लिए वो पेपर पोट्स को बुलाता है, और पेपर पोट्स टोनी की बॉडी से पुराने आर्क रिएक्टर को निकालकर नया आर्क रिएक्टर डाल देती है। फिर हम देखते हैं कि आतंकियों को रेगिस्तान में टोनी का बनाया हुआ मार्क 1 सूट मिल जाता है और वो उसके सभी टुकड़े जमा कर लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि टोनी अपनी लैब में एक नए सूट पर काम करना शुरू कर देता है जिसे वो नाम देता है मार्क 2। और फिर हम देखते हैं कि टोनी मार्क 2 सूट को तैयार कर लेता है और सूट की जांच करने के लिए टोनी अपने घर से आसमान में निकल जाता है। और क्योंकि टोनी को मार्क 2 सूट की कैपेसिटी का पता लगाना होता है तो टोनी अपने एआई जिसका नाम जार्विस होता है उससे कहता है कि सूट में फुल पावर जनरेट कर दो, मुझे जितना ऊंचा हो सके उतनी ऊंचाई पर जाना है। और जब टोनी आसमान में 81,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच जाता है तो उसके सूट पर बर्फ जम जाती है और उसका सूट बंद हो जाता है, जिसकी वजह से टोनी जमीन की तरफ गिरने लगता है। लेकिन फिर टोनी सूट पर से पूरी बर्फ हटाता है और सूट फिर से स्टार्ट हो जाता है। और फिर टोनी मार्क 2 की टेस्टिंग करके अपने घर आ जाता है। और जब वो अपने घर में आता है तो वो देखता है कि पेपर पोट्स ने टोनी की बॉडी से जो पहला आर्क रिएक्टर निकाला था, पेपर पोट्स उसे डेकोरेट करके और उस पर ये लिखकर एक गिफ्ट की तरह भेज देती है कि ये सबूत है कि टोनी स्टार्क के पास भी दिल है। और टोनी को ये गिफ्ट देखकर काफी खुशी होती है। और अब क्योंकि टोनी को पता चल जाता है कि जब मार्क 2 सूट ज्यादा ऊंचाई पर जाता है तो उस पर बर्फ जम जाती है और इसके लिए उसे सूट की मेटेलिक डिजाइन में कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं। और टोनी सूट के अंदर टाइटेनियम और गोल्ड का यूज करता है ताकि जब ये सूट ज्यादा ऊंचाई पर भी जाए तो उस पर बर्फ ना जमे। और टीवी में ये न्यूज आ रही होती है कि स्टेन एक शानदार पार्टी दे रहा होता है और उस पार्टी में उसने टोनी को इन्वाइट नहीं किया होता। और जब टोनी को इस बात
बात का पता चलता है तो उस पार्टी में चला जाता है और वहाँ पर उसे पेपर पोर्ट्स भी मिलती है और वो दोनों एक साथ कुछ वक्त बिताते हैं। और फिर वहाँ पर क्रिस्टिन आ जाती है और टोनी को बताती है कि जिस जेरिको मिसाइल को तुमने अफगानिस्तान के अंदर बेचा था, अब वैसे ही बहुत सारी मिसाइल्स अफगानिस्तान के गुलमीरा गांव में देखी गई है। और इस बात से टोनी को बहुत गुस्सा आता है और वो समझ जाता है कि अगर मैंने गुलमीरा के अंदर जेरिको मिसाइल को नहीं बेचा तो किसने बेचा होगा। और उसका सीधा शक जाता है स्टेन पर और टोनी स्टेन से जाकर पूछता है कि तुमने वो जेरिको मिसाइल उन अफगानिस्तान के आतंकियों को क्यों बेची। तो स्टेन कहता है कि ये बिजनेस है और मैं बिजनेस के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ। और टोनी को ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है और घर आकर उसे पता चलता है कि अफगानिस्तान के गुलमीरा गांव के अंदर आदमियों को इकट्ठा किया जा रहा है और औरतों और बच्चों को जान से मारा जा रहा है। और इस बात से टोनी को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने सूट को और भी अपग्रेड करने लगता है वेपन्स के साथ में। और फिर टोनी अपना नया सूट मार्क 3 बना लेता है और फिर वो जाता है अफगानिस्तान के गुलमीरा गांव में और वहां पर पहुंचकर वो सारे आतंकियों की धुलाई कर देता है। और वहां से निकलने के बाद टोनी को पता चलता है कि अभी भी मिसाइल्स उन्हीं के खेमे में है और वो एक मिसाइल उन सभी मिसाइल्स पर छोड़ देता है और सभी मिसाइल्स को तबाह कर देता है। और इस धमाके का पता एडवर्ड एयरफोर्स को चल जाता है अपनी सैटेलाइट की मदद से और वो पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आखिर किस प्लेन ने ये धमाका किया है। और उन्हें पता चलता है कि एक छोटा सा प्लेन है जो कि उनके इलाके में घुस आया है और वो सभी उस छोटे से प्लेन को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो छोटा प्लेन और कोई नहीं बल्कि अपना आयरन मैन टोनी स्टार्क होता है। और टोनी का सूट बहुत ही छोटा होता है तो वो उसे नहीं पकड़ पाते और टोनी अपने दोस्त जेम्स को फोन लगाता है और उसे कहता है कि वो प्लेन और कोई नहीं बल्कि मैं खुद हूँ और तुम अपने दोस्तों को यहाँ से हटाओ ताकि मैं यहाँ से जा सकूं। और जेम्स पायलट से कहता है कि जरूर वो प्लेन किसी दुश्मन के दुश्मन का होगा जिसने अपने दुश्मन को खत्म कर दिया होगा, हमें इस बात की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। और फिर वो प्लेन्स वापस लौट जाते हैं। फिर रिपोर्टर्स अफगानिस्तान में हुए हमले के बारे में जेम्स से पूछते हैं और जेम्स उन्हें बताता है कि दो दुश्मनों के बीच में आपस में लड़ाई हुई थी। और ये न्यूज जब स्टेन को पता चलती है तो उसे ऐसा लगता है जैसे कोई उसका दुश्मन अब उससे लड़ने के लिए तैयार हो। फिर स्टेन जाकर मिलता है टेन रिंग से और पूछता है कि आखिर वो कौन था जिसने ये तबाही मचाई। तो टेन रिंग स्टेन को कहता है कि वो टोनी स्टार्क ही था, उसके पास आयरन मैन का सूट है जिसकी मदद से उसने यहाँ पर ये तबाही मचाई और अब वो तुम्हें भी मारने वाला है। और तुम अगर उससे अपनी जान बचाना चाहते हो तो मेरे पास एक सॉल्यूशन है, मेरे पास टोनी का मार्क 1 सूट है और अगर तुम मुझे अच्छे पैसे दो तो मैं तुम्हें उस सूट की डिजाइन दे सकता हूँ। लेकिन स्टेन टेन रिंग्स को धोखा दे देता है और वहां से पूरे मार्क 1 सूट को उठाकर ले जाता है। और दूसरी तरफ टोनी को पता चल गया होता है कि इन सभी आतंकियों के पीछे स्टेन का हाथ है और टोनी पेपर से स्टेन के कंप्यूटर से कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन निकालने को कहता है क्योंकि अब अगर स्टेन के पास कंपनी की जरूरी जानकारी रही तो वो मुनाफा कमाने के लिए उन्हें आतंकियों को बेचकर पूरी दुनिया को मुश्किल में डाल सकता है। फिर पेपर पहुंच जाती है स्टेन के ऑफिस में और उसके कंप्यूटर को स्टार्ट करके उसमें एक पेन ड्राइव लगा देती है और सारी इंफॉर्मेशन लेने लगती है और उसे वहां पर एक फाइल मिलती है जिसमें पता चलता है कि स्टेन ने ही टोनी को मारने के लिए आतंकियों को कहा था। और पेपर ये सारी इंफॉर्मेशन लेकर वहां से जा ही रही होती है कि तभी वहां पर स्टेन आ जाता है, लेकिन पेपर उसे बातों में उलझाकर वहां से निकल जाती है। और जब स्टेन कंप्यूटर में देखता है तो उसे पता चलता है कि पेपर कंप्यूटर में से सारी इंपॉर्टेंट जानकारी लेकर जा चुकी है। फिर हम देखते हैं फिल कॉल्सन को जो कि एक एजेंट होता है और वो पेपर से कहता है कि हमें टोनी स्टार्क का इंटरव्यू लेना है, तो क्या आप हमारी इसमें मदद करेंगी। और क्योंकि पेपर को पता था कि स्टेन उस पर नजर रख रहा है और वो उसे वहां से नहीं जाने देगा तो वो फिल की मदद लेती है और कहती है कि हाँ मैं आपकी मदद करूंगी इंटरव्यू लेने के लिए, आप हमें जल्दी से यहाँ से लेकर चलिए। और अब दूसरी तरफ स्टेन पर खतरा मंडरा रहा होता है क्योंकि उसे पता था कि थोड़ी देर में ही वहां पर टोनी आ जाएगा। तो वो अपने साइंटिस्ट से मिलता है और पूछता है जिस आर्क रिएक्टर पे आप काम कर रहे थे क्या वो पूरा हुआ या नहीं। लेकिन वो साइंटिस्ट बताता है कि अभी तक उनके आर्क रिएक्टर का काम पूरा नहीं हुआ है। और स्टेन कहता है कि टोनी ने वो आर्क रिएक्टर गुफा में बैठकर बनाया था। तो साइंटिस्ट कहता है सर हम टोनी स्टार्क नहीं है। और इस बात से स्टेन काफी निराश होता है और वो सीधे जाता है टोनी के घर पर। और जब वो टोनी से मिलता है तो वो एक हथियार चलाता है और उसकी वेव की वजह से टोनी 15 मिनट के लिए अपनी सुध-बुध खो देता है। और स्टेन टोनी के सीने से आर्क रिएक्टर निकाल कर ले जाता है और आर्क रिएक्टर को निकालने की वजह से टोनी धीरे धीरे मरने लगता है। लेकिन वो जैसे तैसे अपनी लैब में जाकर वो आर्क रिएक्टर लगा लेता है जो कि पेपर ने उसे सजा कर दिया था। और फिर टोनी अपना सूट पहनकर स्टेन के पास निकल जाता है और दूसरी तरफ स्टेन मार्क 1 सूट की डिजाइन की मदद से एक दूसरा बड़ा सूट बना लेता है जिसको वो नाम देता है आयरन मॉन्गर।
और जैसे ही स्टेन आर्क रिएक्टर को सूट में लगाता है तो वो सूट स्टार्ट हो जाता है। और जब आयरन मैन आयरन मोंगर को रोकने के लिए पहुंचता है तो उन दोनों के बीच में हमें बहुत ही जबरदस्त फाइट देखने को मिलती है। वो दोनों आपस में बहुत ही बुरी तरीके से लड़ते हैं और लड़ते लड़ते वो रोड तक आ जाते हैं। और लड़ते लड़ते टोनी को समझ में आ जाता है कि आयरन मोंगर बहुत ही पावरफुल सूट है और वो उसे सीधे तरीके से नहीं हरा पाएगा। उसे हराने के लिए उसे और कुछ करना होगा। फिर टोनी को याद आता है कि ज्यादा ऊंचाई पर जाने से सूट जमने लगता है और टोनी आयरन मोंगर को अपने पीछे पीछे आसमान में ले जाता है। और टोनी का पीछा करते करते आयरन मोंगर पहुंच जाता है 91,000 फीट की ऊंचाई तक। और आयरन मोंगर के सूट पर बर्फ जम जाती है और वो नीचे गिरने लगता है। लेकिन थोड़ी देर में आयरन मोंगर फिर से स्टार्ट हो जाता है और वो दोनों फिर से लड़ने लगते हैं और वो दोनों गिरते हैं लैब की छत पर। और टोनी पेपर को कॉल करता है और कहता है कि इस लैब के आर्क रिएक्टर को फुल पावर के साथ ऑन कर दो, जिसकी वजह से उसका पूरा असर आयरन मोंगर के सूट पर पड़ेगा और मैं वहां से भाग जाऊंगा। और ये बात सुनकर पेपर उस आर्क रिएक्टर को पूरी पावर के साथ स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से आर्क रिएक्टर से बहुत बड़ी वेव निकलती है और आयरन मोंगर उस वेव के लपेटे में आ जाता है और आयरन मोंगर वहीं पर मर जाता है। फिर अगले दिन टोनी को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाया जाता है और वहां पर रिपोर्टर्स उससे बहुत सारे सवाल पूछते हैं और वहां पर टोनी सभी के सामने अपनी आइडेंटिटी लीक कर देता है और सभी को बता देता है कि आई एम आयरन मैन, मैं आयरन मैन हूँ। और फिर हमें पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि निक फ्यूरी टोनी के घर में आता है और वो अपने आप को शील्ड का डायरेक्टर बताता है और वो टोनी से कहता है कि मैं तुम्हें एवेंजर्स इनिशिएटिव के लिए अपॉइंट करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। और इसी के साथ यहाँ पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो आपको ये मूवी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं और अगर वीडियो अच्छी लगी तो यार एक लाइक तो बनता है और यहाँ तक आए हो तो चैनल भी सब्सक्राइब कर ही दो यार, मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाते रहूंगा। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।